हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग एकदम बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और इस लॉकडाउन के दौरान आपकी पढ़ाई जो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई, ये मान के चल रहे हैं अपन, तो वो आप लोग घर बैठे अच्छे से कर रहे होंगे। आपके पास उचित समय है अभी पढ़ने का, ठीक है। और हम अभी अपने साइंस की जो क्लास चल रही थी, 10th क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं। हम पिछले लास्ट क्लास में अपन ने जो बात की थी वो था हमारे पास ओम का नियम। एक बार मैं छोटा-सा बता देता हूँ आपको कि हमने ओम के नियम में क्या पढ़ा था कि V समानुपाती होता है I के, ठीक है ना? जो हमारा विभव होता है वो धारा के समानुपाती होता है। जैसे ही मैंने यहाँ से समानुपाती का साइन हटाना है तो यहाँ पे R आता है और उस R को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। हम अभी तक इस V का मतलब मान रहे हैं क्या है? विभवांतर या विभव, जो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ जो I होती है वो होती है विद्युत धारा, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो अब चर्चा किसकी करनी है हमें यहाँ पे? R की। किसकी करनी है? R की। और R को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? प्रतिरोध। चलो स्टार्ट करते हैं। आज अपन थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे क्योंकि मुझे लगता है कि स्पीड जो है मेरी वो थोड़ी सी ज़्यादा है ना। 10th के हिसाब से हम अपन थोड़ा स्लो करते हैं, ठीक। तो भैया हमने कहा कि प्रतिरोध क्या होता है। तो सबसे पहली बात ये होगी कि प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध होने से पहले ये बताओ कि प्रतिरोध दिखता कैसा है। तो प्रतिरोध को हम दर्शाते किससे हैं? कैपिटल R से दर्शाते हैं। प्रतिरोध को सामान्यतः हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। होता क्या है देखो, अपन धारा वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो धारा वाला चैप्टर के अंदर हम क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें किसकी चर्चा करनी है? किसी भी चालक तार की चर्चा करनी है। किसकी चर्चा करनी है? किसी भी चालक तार की, ठीक है। यहाँ जो आपके सामने बोर्ड पे बनाया गया है वो कौन है हमारे पास? कोई भी चालक पदार्थ है या चालक तार मान लेते हैं। ये भी कोई चालक पदार्थ का बना हुआ टुकड़ा है, ठीक है। अब जरा आप सोचो, हमने कहा था कि धारा जब प्रवाहित होती है तो धारा में भैया कौन बहता है? तो आप कहोगे सर अगर हम सीधी बात करें, सीधी बात नो बकवास, है ना। तो सीधी बात करें तो हम क्या कहते हैं कि आवेश बहते हैं, और उस आवेश में भी हम सामान्यतः किसकी चर्चा करते हैं? इलेक्ट्रॉन की। तो मैंने क्या कहा कि इस चालक पदार्थ के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। हमने कहा कि इस चालक पदार्थ के अंदर क्या होंगे? हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ क्या होंगे? कुछ अन्य परमाणु भी होंगे, कुछ अन्य अणु भी होंगे, ठीक है। ये हो गया। तो अब सबसे पहले अपन देखो बेसिक से समझते हैं। बेसिक क्या होता है? मैंने कहा कि कोई भी चालक पदार्थ मान लिया। चालक पदार्थ का मतलब क्या होता है? जो धारा का चालन करता है, ठीक है, जिसमें धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो मैंने कहा कि हमारे पास जो चालक पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना होता है? हमारे पास अणुओं से मिलकर बना होता है। किससे? अणुओं से। अब देखो, अणु जो होते हैं, अणु जो होते हैं वो किससे बनते हैं? हमारे पास परमाणुओं से बनते हैं। तो कोई भी चालक पदार्थ विभिन्न प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, और ये अणु होते हैं वो विभिन्न प्रकार के किससे बने होते हैं? परमाणुओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। समझना, अपन ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो कोई भी चालक पदार्थ सामान्यतः अणुओं से मिलकर बना होता है, और वो अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं परमाणु क्या होता है। परमाणु जो होता है उस परमाणु के अंदर क्या होता है? केंद्र में नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। और उस नाभिक के चारों ओर क्या होती है? अलग अलग प्रकार की कक्षाएं होती हैं, और उन कक्षाओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। क्या होती है? अलग अलग प्रकार की कक्षाएं होती है और उनमें क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ऐसे कुछ होता है। तो हमने क्या कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, सुनना ध्यान से, आप किसी चालक पदार्थ की बात कर रहे हैं भैया, चालक पदार्थ में धारा प्रवाहित करनी है तो कौन बहेगा? आवेश बहेगा। और उस आवेश में भी कौन बहता है? इलेक्ट्रॉन बहता है। कौन बहता है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर अपन यहाँ पे कहेंगे इलेक्ट्रॉन बह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बहेगा तो क्या होता है? आपने देखो क्या बात कर दी कि कोई भी चालक पदार्थ होता है वो विभिन्न प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और ये अणु विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और इन परमाणुओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चालक पदार्थ के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन तो गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। अब जब ये मान लो कि मैंने इस पदार्थ को किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया। किसे जोड़ दिया? बैटरी से। ये हमारे पास क्या है? बैटरी।
तो जैसे ही मैं इस चालक पदार्थ को बैटरी से जोड़ूंगा तो बैटरी के दो सिरे होते हैं, एक बड़े वाला सिरा जिसे हम धन सिरा बोलते हैं और एक छोटे वाला सिरा जिसे हम ऋण सिरा बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो धन सिरा है वो धन सिरा क्या करेगा, ऋण को बुलाएगा। भाई क्या होता है कि धनावेश जो भाग है, जो बैटरी का धन वाला प्लस वाला भाग है, वो माइनस को क्या करेगा, बुलाएगा अपनी ओर कि आजा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से दौड़ा दौड़ा इधर जाएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर दौड़ा दौड़ा जाएगा। समझना बात को ध्यान से, ठीक। लेकिन भाषा जो होगी अपन लास्ट में बता देंगे। तो हुआ क्या कि यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने चलना स्टार्ट किया, क्यों चलना स्टार्ट किया, क्योंकि धन वाला भाग क्या बोलेगा, आजा। किसको बुलाएगा, इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा, क्योंकि धन होता है वो ऋण को आकर्षित करता है और ऋण जो होता है वो धन को आकर्षित करता है। तो ये धनावेशित भाग, बैटरी का धनावेशित भाग क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बुलाता है कि आजा आजा। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस चालक पदार्थ के अंदर गति करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस चालक पदार्थ के अंदर गति करेगा, तो गति करने के दौरान क्या होंगे, ये जो अलग अलग प्रकार के हमारे पास परमाणु या अणु है, ये जो भिन्न प्रकार के परमाणु या अणु है, वो इनको क्या करेंगे, रोकेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन यहां से चला, अगर यहाँ कोई नहीं होता रास्ते में, केवल इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन दौड़ा दौड़ा यहां तक आ जाता। लेकिन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो बहते हैं या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह है, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं, रोक रहा है। कौन रोक रहा है, परमाणु, चालक पदार्थ में उपस्थित अन्य अणु या परमाणु। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या करते हैं, ये बाधित करते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को बाधित करना ही क्या होता है भैया, प्रतिरोध होता है। क्या होता है, प्रतिरोध। और उस प्रतिरोध को हम किसे दर्शाते हैं, आर से। समझ में आ गया ना। देखो मैं आपको बता देता हूं, प्रतिरोध को पढ़ने से हमें क्या फीलिंग्स आ रही है, विरोध करना। क्या आ रही है, विरोध करना। तो हम क्या कहेंगे सीधी भाषा में कि आवेशों के प्रवाह की दर या आवेशों के बहने की दर, मैं लैंग्वेज लिख देता हूं अपने यहाँ पे। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, आवेशों के प्रवाह की दर या बहने की दर में उत्पन्न होने वाला विरोध क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है हमें ये पता चल गया। ठीक है, अब देखो आवेशों के प्रवाह की दर, तो आवेश कहाँ बहेंगे, चालक पदार्थ में। अगर अपन इसको और भी बेटर बनाना है इस लैंग्वेज को, तो क्या कहेंगे, चालक पदार्थ में आवेशों के बहने की दर में उत्पन्न होने वाला विरोध ही क्या कहलाता है हमारे पास, प्रतिरोध कहलाता है। बात समझ में आ गई ना। तो प्रतिरोध क्या होता है ये हमने चर्चा कर ली। क्या होता है प्रतिरोध, समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो कि प्रतिरोध जो होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है। क्या हो गया, प्रतिरोध जो होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है। चलो स्टार्ट करते हैं भैया। देखो आपको एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई तार नहीं होता जिसका प्रतिरोध नहीं होता। जब भी आप किसी चालक तार की बात करते हैं तो ऐसा कोई तार नहीं होता जिसका क्या नहीं होता, प्रतिरोध नहीं होता। मैंने क्या कहा, ऐसा कोई तार नहीं, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं। तार है तो, तार है तो आर है और बाकी सब क्या है, बेकार है। क्या है, बेकार है। हाँ भैया कोई सो तो नहीं रहा ना। हमने क्या कहा कि अगर कोई तार है तो क्या है उसका, आर है। तार है तो आर है और बाकी सब क्या है, बेकार है। अच्छा ये तो देखो अपने ऐसे ही तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए ना। अच्छा अब मैंने क्या कहा कि प्रतिरोध किसके ऊपर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध की निर्भरता किस पे होती है ना। तो प्रतिरोध की निर्भरता किस किस के ऊपर प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, मैंने कहा हम क्या करते हैं, एक तार लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, एक तार ले लिया इतनी लंबाई का। ठीक है, दूसरा तार ले लिया मैंने इतनी लंबाई का। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ कि एल लंबाई का है, इसका क्या बोल दिया मैंने, एल डैश लंबाई का। ये जो दोनों तार हैं वो क्या हैं,
समान तार के मतलब समान पदार्थ के बने हुए, है ना, समान पदार्थ के दो तार ले रखे हैं आपने। समझना पहले प्रतिरोध की निर्भरता, और प्रतिरोध की निर्भरता हम पहले क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं समझाने के लिए कि हमारे पास एक तार की लंबाई L है और दूसरी तार की लंबाई L है। मतलब सीधी सी है, इन दोनों तारों की लंबाई क्या है, समान नहीं है। और ये दोनों तार क्या बने हुए हैं, समान पदार्थ के बने हुए। जैसे मैंने मान लिया कि ये अगर कॉपर का तार है तो ये भी किसका तार है, कॉपर का तार। अगर ये एल्यूमिनियम का है तो ये भी किसका, हमारे पास एल्यूमिनियम का। लेकिन दोनों तारों की लंबाई क्या है, अलग अलग ही चल रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं यहाँ से कि जैसे ही आप क्या करते हैं, किसी तार की लंबाई बढ़ा देते हैं। मैंने कहा भैया आपके पास एक तार ये है और दूसरा तार कुछ इस प्रकार से, तो जैसे मैंने क्या कर दिया, आपके पास लंबाई बढ़ा दी। क्या कर दी मैंने, लंबाई बढ़ा। थोड़ा ध्यान से समझना। तो लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा, लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा कि जो तार का प्रतिरोध था वो लंबाई के साथ बदलता है। समझे, देखो मैं समझा देता हूं। आपको क्या करना है, एक तो यहां से लेकर यहां तक दूरी तय करनी है, ठीक है, और एक आपको यहां से लेकर यहां तक दूरी तय करनी है। लोग उतने ही मिलेंगे आपको रास्ते के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, अगर तार की लंबाई ज्यादा है तो वहां मिलने वाले लोग क्या होंगे, ज्यादा होंगे, अणु परमाणु ज्यादा होंगे। तो यहाँ अगर आप यहां से यहां तक जाओगे तो आपका विरोध कम होगा, और अगर आप यहां से लेकर यहां तक जाओगे तो विरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप क्या करते हैं, लंबाई बढ़ाते हैं तार की, तो लंबाई बढ़ाने से क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी तार का प्रतिरोध जो होता है वो तार की लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। क्या लैंग्वेज होगी कि किसी भी तार का प्रतिरोध जो होता है वो तार की लंबाई के सीधा समानुपाती होता है, और लंबाई को हम किसे दर्शाते हैं, L से, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि प्रतिरोध जो होता है वो तार की लंबाई के साथ बदलता है। अगर किसी समान पदार्थ के बने दो तार की किसी समान पदार्थ के दो अलग अलग लंबाई के अगर अपन तार लेते हैं तो उनका प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई के साथ साथ बदलता है। ये बात समझ में आ गई ना। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। मैंने कहा कि आप क्या लेते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं। तार का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, तो तार का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बोल सकते हैं इसको, सरफेस एरिया, सॉरी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलेंगे अपन सही भाषा में, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं अपन, ए से। ए का मतलब क्या होता है, हमारे पास एरिया, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि हमारे पास पहले तो तार लंबाई अलग अलग ले रहे थे। यहाँ पे आपने क्या कर लिया, तार ले लिया। देखो एक ये तार है और दूसरा ये वाला तार है, ठीक है। देखो इस वाले में क्या किया आपने, समान पदार्थ के बने हुए दो अलग अलग लंबाई के तार ले लिए, ठीक है। और यहाँ जो आपके पास नीचे वाला है उसके अंदर क्या कर रहे हैं आप, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में हम क्या देखते हैं कि ये हमारे पास कोई तार है और दूसरा तार हमारे पास ये है। इस तार को मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया कि ये हमारे पास इस तरीके का, इस मोटाई का तार है, और ये जो तार है वो क्या हो गया हमारे पास इस प्रकार से, इस मोटाई का तार, ठीक है। दोनों तार जो हैं उन दोनों तारों के हम प्रतिरोध की अगर चर्चा करेंगे तो इसकी जो लंबाई है और इसकी जो लंबाई है, दोनों की लंबाई क्या ले रहे हैं अपन, समान ले रहे हैं। तो समान लंबाई के और समान पदार्थ के बने हुए तार ले रहे हैं, लेकिन दोनों का अलग क्या ले रहे हैं अपन, एरिया ले रहे हैं। भाई हमें चेक करना है कि डिपेंड करता कि नहीं करता। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूंगा तो इसका एरिया मैंने ए मान लिया, क्षेत्रफल क्या मान लिया मैंने, इसका ए मान लिया, इसका क्या मान लिया मैंने, ए डैश। तो जब अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो मैंने क्या कहा कि देखो इस वाले की तार की लंबाई और इस वाले तार की लंबाई दोनों की समान है। इसकी ये दो और ये जो होता है दोनों क्या होते हैं, समान पदार्थ के बने हुए। तो जैसे हम क्या करेंगे, इसका सरफेस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदलेंगे तो इसका एरिया भी क्या होता है, बदल जाता है। और हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आता है कि प्रतिरोध जो होता है वो तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहा मैंने कि किसी भी तार का प्रतिरोध होता है वो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा। क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ठीक वैसे ही है कि मैंने कहा कि आपके पास एक 10 फुट की रोड है ना, कितनी चौड़ी रोड है, 10 फुट चौड़ी रोड है, ठीक है। उसके ऊपर 100 लोग घूम रहे हैं,
और आपको उसके ऊपर रन करना है, दौड़ के जाना है। और मैंने क्या कहा कि वही रोड है वो अब कितनी होगी, 50 फुट की होगी, और वहां पे कितने लोग आपके पास, 100 लोग। तो 50 फुट की जो रोड है उसके ऊपर आप आसानी से चल पाएंगे, क्योंकि उसका एरिया मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो एरिया बढ़ा दिया तो आपका प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया। और जहां आपकी 10 फुट की रोड थी वहां पे आपका एरिया क्या है, कम है, तो आपका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा। तो इन दोनों को अगर अपन मिला के बात करें तो हमारे पास क्या आता है, देखना भाई। हाँ, क्या हुआ हमारे पास कि प्रतिरोध, मैंने कहा भैया किसके ऊपर निर्भर करेगा, तो सबसे पहला क्या था कि लंबाई के समानुपाती होता है। पहला पॉइंट क्या हो गया कि तार का प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई के सीधे समानुपाती होता है, अर्थात तार की लंबाई बढ़ने के साथ साथ तार का प्रतिरोध भी बढ़ता है। दूसरी बात हमारे पास क्या निकल के आई कि R समानुपाती 1/A, मतलब तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसके प्रतिरोध क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों को अगर आप मिला दो तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखो अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन को मिला दिया तो प्रतिरोध समानुपाती L/A। ठीक है, क्या कहा हमने कि प्रतिरोध हो गया वो तार की लंबाई के साथ चल रहा है और क्षेत्रफल के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि जैसे ही कोई समानुपाती हटेगा, जैसे ही कोई समानुपाती हटेगा तो क्या आएगा, यहाँ पे कप्पा आएगा। क्या आएगा, कप्पा, या के बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, के। और यहाँ क्या आ जाएगा, L/A आ जाएगा। तो ये होता है कि तार का प्रतिरोध किस किस के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, यहां जो R है उस R का मतलब क्या हो गया, हमारे पास प्रतिरोध हो गया। क्या हो गया, प्रतिरोध। किसका प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध। यहां जो इस फॉर्मूले के अंदर K है उस K का मतलब क्या होता है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, तार का विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। ठीक है, और यहां जो फॉर्मूले के अंदर ए आ रहा है वो ए क्या है हमारे पास, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। क्या है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। समझ में आया ना। तो हमने क्या कहा कि किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई के सीधे समानुपाती होता है, जबकि तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इन दोनों को अगर अपन मिलाएंगे क्या कहेंगे, R समानुपाती L/A। और जैसे समानुपाती हटेगा क्या आ जाएगा हमारे पास से, कप्पा या फिर के बोलते हैं इसे। और ये क्या होती है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध बोल सकते हैं अपन इसको, और दूसरा नाम क्या होता है इसका, प्रतिरोधकता बोलते हैं। ए क्या होता है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आया कि भैया तार का प्रतिरोध किस बात के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, लंबाई अगर बढ़ा दोगे तो तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और अगर आप अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा। हम इसको समझते हैं किसके द्वारा, ग्राफ के द्वारा समझते हैं। किसके द्वारा समझते हैं, ग्राफ के द्वारा। तो सबसे पहला जो अपन ग्राफ बनाएंगे वो बना लेते हैं प्रतिरोध और लंबाई के बीच में। ये हमारे पास प्रतिरोध हो गया और ये हमारे पास लंबाई हो गई। ठीक है, तो भैया देखो प्रतिरोध और लंबाई एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। क्या कहा मैंने कि प्रतिरोध और लंबाई एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। तो ध्यान रखना, आप 10वीं के लेवल के हिसाब से क्या ध्यान रखना है कि जब प्रतिरोध और लंबाई, जब कोई भी दो आपके पास मतलब कोई भी हमारे पास दो चीजें होती हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ चलती हैं मतलब सीधे समानुपाती होती हैं, और ग्राफ हमें उनके बीच बनाना है तो हमें कहां से चलना होगा, मूल बिंदु से चलना होगा। कहां से चलना होगा, मूल बिंदु से। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रतिरोध और लंबाई के बीच में जो ग्राफ आएगा वो मूल बिंदु से एक सीधी रेखा आएगी। बात समझ में आ गई ना। तो पहला ग्राफ था प्रतिरोध और लंबाई के बीच। दूसरा ग्राफ हम बना लेते हैं किसके बीच में, R और L/A के बीच। ये आपका x x था और ये हमारे पास कौन सा था, y x था। यहाँ पे आपने x x के ऊपर क्या रख दिया, L/A, और y x पे आपने क्या रख दिया, प्रतिरोध रख दिया। तो 1/A मतलब सॉरी हाँ 1/A और प्रतिरोध के बीच में अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ये दोनों भी क्या है, दूसरे के
सीधे समानुपाती। भैया 1/a की बात कर रहे हैं, आपने y एक्स पे ले रखा है, r कहाँ ले रखा है आपने, x एक्सिस पे, तो एक दूसरे के सीधे समानुपाती। तो ग्राफ भैया कहाँ से बनेगा, वही मूल बिंदु से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, एक सीधी रेखा के रूप में जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा ग्राफ जो बना सकते हैं अपन, वो कौन सा बना लें कि आपने x के तो ऊपर ले लिया एरिया और y एक्स पे आपने क्या ले लिया, r ले लिया। तो r और a के बीच अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसी जब भी हमारे पास इक्वेशन आती है तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, चलो बताओ। देखिए आप कि अगर हमें ऐसा कुछ ग्राफ बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, बताओ देखिए जल्दी से। आपको क्या करना है, प्रतिरोध और एरिया के बीच में ग्राफ बनाना है कि कैसे बनेगा। ठीक है, हाँ सोचा कुछ। तो देखो यहाँ तो लंबाई वाला ग्राफ हो गया, यहाँ 1/a वाला हो गया, और हमारे यहाँ क्या किसका ग्राफ बनाना है, r और a के बीच में। तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से हमारे पास ग्राफ बनता है, किसका, प्रतिरोध और 1/a के। तो ये हमारे पास हो गए प्रतिरोध से संबंधित पॉइंट्स। आपने पढ़ लिया कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है वो किन किन बातों के ऊपर निर्भर करता है, और हमारे पास ग्राफ है कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, चलो एक छोटा सा पॉइंट और ले लेते हैं, उसके बाद हमारी क्लास ऑफ करते हैं। प्रतिरोध जो होता है, आपने क्या लिखा फॉर्मूला कि प्रतिरोध होता है वो L/A के ऊपर निर्भर करता है। यहां से आपने फॉर्मूला निकाला R = K L/A, और आपने इस K को क्या बोला था, प्रतिरोधकता बोला था, या फिर आपने क्या बोला था, इसको विशिष्ट प्रतिरोध नाम दिया था। क्या नाम दिया था, विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखो होगा क्या, अगर आपको कोई ये पूछ ले कि आप प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए, है ना, तो यहां से इस फॉर्मूले से अगर मैं प्रतिरोधकता का मान निकालता हूं तो क्या होगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, R × A में क्या आ जाएगा, L। अगर आप इस फॉर्मूले से प्रतिरोधकता का मान निकालते हो तो प्रतिरोधकता का मान कितना आ जाएगा, प्रतिरोध × क्षेत्रफल अपॉन क्या हो जाएगा, तार की लंबाई। चलो ठीक है, प्रश्न ये आता है कि तार की प्रतिरोधकता, तार की प्रतिरोधकता किन बातों पर निर्भर करती है, या किन कारकों पर निर्भर करती है ना। तो हमें देखने से क्या लग रहा है कि भैया प्रतिरोध बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता बढ़नी चाहिए, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता बढ़नी चाहिए, और लंबाई बढ़ेगी तो क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि तार की जो प्रतिरोधकता होती है वो विशिष्ट होती है। क्या होती है, विशिष्ट। मतलब क्या हो गया कि तार की प्रतिरोधकता केवल और केवल क्या होता है, केवल और केवल किसके ऊपर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपने दो तार ले रखे हैं, एक कॉपर का ले रखा है और एक एल्यूमिनियम का ले रखा है, तो कॉपर वाले तार की प्रतिरोधकता फिक्स रहती है और इस एल्यूमिनियम वाले तार की प्रतिरोधकता क्या होती है, फिक्स रहती है। अगर आपने दोनों वायर जो है, दोनों तार हैं वो कॉपर के ले रखे हैं, तो दोनों की प्रतिरोधकता का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों तार किसके हैं, कॉपर के बने हुए। अगर आप इसमें से किसी भी तार का क्षेत्रफल बढ़ा दो, घटा दो, लंबाई घटा दो, बढ़ा दो, प्रतिरोध घटा दो, बढ़ा दो, इसी से किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास कि तार की प्रतिरोधकता होती है वो केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, और यह किसी अन्य कारक के ऊपर निर्भर नहीं करती। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होगी, देखना प्रतिरोधकता की। तो यहां देखो, अगर मैंने कह दिया कि आपके पास जो तार है उसकी लंबाई कितनी ले ली आपने, 1 मीटर ले ली, क्या ले ली, 1 मीटर, और उसका क्षेत्रफल भी आपने कितना ले लिया, 1 मीटर स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ जो कप्पा होगा, के होगा, उसका मान कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, मैंने क्या कहा कि किसी तार का आपने लंबाई 1 मीटर ले ली और उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, तो उस तार का के जो है वो किसके बराबर है, आर के बराबर। तो मैं क्या कहूंगा
कि किसी भी तार या किसी 1 मीटर लंबाई के तार जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है? उस पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। क्या कहा मैंने? किसी एकांक लंबाई के तार का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस तार का प्रतिरोध उस तार की क्या कहलाती है? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होती है या कहलाती है। तो ये हमारे पास आज के लेक्चर के अंदर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में हमने चर्चा की। प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, ग्राफ अपन कैसे बनाते हैं, और प्रतिरोधकता क्या होती है और किन किन बातों के ऊपर ये निर्भर करती है। ठीक है, अब आपको एक छोटा सा पॉइंट मैं लास्ट में जाते जाते बता देता हूं कि देखो, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा समझना। आपने कहा था कि चालक तार था, ठीक है। इस चालक तार के अंदर क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे, और कौन थे? अन्य परमाणु और अणु थे, ठीक है। ये था। मैंने कहा कि अगर यहां पे किसी तार का प्रतिरोध का मान मैंने कहा ज्यादा है, किसी तार के प्रतिरोध का मान अगर ज्यादा है, प्रतिरोध का मान ज्यादा मतलब क्या होगा कि अगर आप इलेक्ट्रॉन जाना चाहेंगे तो उनका क्या होगा? विरोध होगा, रोकने वाले ज्यादा होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन रुकेंगे मतलब धीमे गति से गति करेंगे तो धारा का मान भी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि हम बात कर चुके हैं आवेशों के प्रवाह की क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। तो तार का प्रतिरोध अगर ज्यादा है तो उसकी चालकता क्या होगी? कम होगी। तो यहां से क्या बात आई निकल के कि किसी भी तार का प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अगर किसी तार का प्रतिरोध कम होगा तो चालकता क्या होगी? उसकी बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है। अगर आपको बीच रास्ते के ऊपर रोकने वाले लोग कम होंगे, प्रतिरोध कम होगा, तो आप जल्दी से चल पाएंगे, तेज गति से चल पाएंगे। और अगर वहां पे विरोध ज्यादा होगा तो आपके चलने की दर क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। तो किसी तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो चालकता क्या होती है? कम होती है, और तार का प्रतिरोध कम होता है, चालकता क्या होती है? ज्यादा होती है। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर जो था उसके हमने किसके बारे में बात की? प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, और चालक तार का प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो आप अगर प्रतिरोध की बात कर रहे थे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था? देखना एक बार, क्या था हमारे पास? R = K L/A, ये था ना। अगर मैं यहाँ ऐसे पूछ लूं कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगी, तो आपने फॉर्मूला बताया था R × A/L। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है बताओ? देखिए क्या निकालना है यहाँ पे? प्रतिरोधकता की इकाई बतानी है। हाँ भाई, कोई सो तो नहीं कह रहा तुम में से? तो यहाँ हमने क्या कहा कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। इनटू ए का मतलब क्या होता है? एरिया, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? हमेशा मीटर में लेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और लंबाई हमेशा किसमें लेते हैं अपन? मीटर में ले लो, सेंटीमीटर में ले लो, किलोमीटर में ले लो, ठीक है। यहाँ पे किसमें ले रहे हैं अपन? दोनों इकाइयां मीटर के अंदर ले रहे हैं। तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो प्रतिरोधकता की जो इकाई क्या आ जाएगी हमारे पास? ओम × मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रा की इकाई क्या होती है? ओम × मीटर। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। उसके साथ ही अगर आप 10th क्लास का कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।